गाइस होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हमारा टारगेट ये है कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 7th चैप्टर है और इसके स्टार्ट के अंदर जो 2 वर्ड्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको ये पता चल रहा है इट्स 7th चैप्टर और सेकेंडली CPR। और ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले से इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। CPR मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। और वहाँ पे आपको मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि whosoever wants to be perfect in cost and management accounting उसको रिपोर्टिंग अच्छी करनी आनी चाहिए। रिपोर्ट इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ एनी अकाउंटिंग प्रोसीजर। आप सारा साल काम करते हैं और काम करने के बाद जब आप उस पूरे एक प्रोसीजर को, पूरे साल की वर्किंग को कॉम्प्रिहेंसिवली एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे के अंदर रिपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर आप स्मॉलेस्ट डिटेल तो डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होती है कि आपको बहुत सारे पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे साल का जो वर्क है यू कैन डेमॉन्स्ट्रेट द होल ईयर वर्किंग इन सिंगल पेपर। एक आमने सामने के पेपर पे आप उस रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी स्किल डेवलप करेगी, आपका ब्रेन डेवलप करेगी और आपकी एसोसिएशन कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ प्योर और परफेक्ट बनाएगी। ओके, अब क्वेश्चन की पहले आप शेप देखें। आपको नज़र आ रहा है कि देर आर वेरी फ्यू अमाउंट्स, बहुत छोटे साइज़ का क्वेश्चन है और नॉर्मली ये जो CPR का क्वेश्चन होगा उसके अंदर डिटेल्स कम होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि ये परफॉर्मा हमने समझा था, ये दोनों पेजेस हमेशा भरे जाएंगे, चाहे वो छोटा क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन है। आपको ये सब कुछ एज इट इज़ वहाँ पे परफॉर्म करना है और लिखना है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इस परफॉर्मे में सारी हमने सपोज्ड कैलकुलेशंस ली हुई हैं। यहाँ पे आपने देखा कि कैपिटल R है, स्मॉल r है, कैपिटल M है, स्मॉल m है, कैपिटल F, स्मॉल f है। ये सब सपोज्ड कैलकुलेशंस हैं। आज हम क्या करेंगे, इन सपोज्ड कैलकुलेशंस को परफेक्टली और मैथमेटिकली यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस परफॉर्मे के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, दूसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है, आपको अगर फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ से क्वांटिटी शेड्यूल से काम स्टार्ट करते हैं तो यू कैन डू इट। इसके साथ आपको समझना ये है, प्लीज़ अब अपना फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। ये जो वर्किंग है इक्विवेलेंट स्केड्यूल की और पर यूनिट कॉस्ट की, ये पहले कंप्लीट होगी। अब आपने अपने माइंड में ये चीज़ क्रिएट कर ली होगी कि पहले हमने इन वर्किंग्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट वर्किंग को करना है। यानी कि ये ऊपर वाला पोर्शन ये भी बाद में, लेफ़्ट वाले पेज का ये नीचे वाला पोर्शन ये भी बाद में। तो सबसे पहले आपने इधर वाले पोर्शन को कंप्लीट करना है। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर, चूँकि क्या ये तो परफॉर्मा था सिर्फ समझाने के लिए, तो कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। मैं इस सारे परफॉर्मे की थोड़ी थोड़ी सी सेटिंग कंप्लीट करूँगा। एक चीज़ मैं आपको शो करा देता हूँ, फिर बाकी चीज़ें आप खुद समझ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत सारी स्पेस हमारे पास पड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको मैं अपर साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ और उस शिफ्टिंग के लिए मैंने नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लिख दिया और जगह बचाने के लिए नीचे वाला जो पोर्शन है ये मैं अपनी स्पेस फ्री कर लेता हूँ। यहाँ हम मैथमेटिकल पोर्शन लिख लेंगे। अब आप फॉलो कर रहे होंगे, यहाँ पर ये सब कैलकुलेशंस ऊपर चली गई। इसी तरह से मैं एडजस्ट करता हूँ और आप वापस आइएगा। ओके, ये फर्स्ट 3 लाइन मैं एडजस्ट कर दी। उसका मतलब क्या है, क्यों मैंने ऐसे किया है, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन से रिलेटेड अमाउंट्स को कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालेंगे, यहाँ और यहाँ। ओके, अब आपके पास सबसे लेफ़्ट वाले पेज के ऊपर ये पहला पोर्शन है, इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद लेफ़्ट वाले पेज पे ये सेकंड पोर्शन है, इसको हमने कंप्लीट करना है। राइट वाले पेज के ऊपर 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। ये ऊपर अलहदा कैलकुलेशन है, फिर आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल कंप्लीट करना है, ये सेकंड है, और पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, ये 3 पोर्शन है। मैं आपसे इस वक्त रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट मेक योर माइंड कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन लेफ़्ट पेज इन व्हाट यू विल डू ऑन योर राइट पेज। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये येलो है, ये एक पोर्शन है, नीचे आपका सेकंड पोर्शन है, यहाँ पर ग्रीन में पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और नीचे थर्ड में थर्ड पोर्शन आपके पास अवेलेबल है। इसकी पहले आप शेप चेक कर लें। आपने क्या करना है यहाँ पर लेफ़्ट पेज पे और राइट पेज पे।
दूसरा काम आप ये करते हैं कि पहले क्वांटिटी शेड्यूल आपको कंप्लीट करना है, और उसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ, जो ये सपोज्ड कैलकुलेशंस लिखी हुई थी मैं इनको रेज़ कर देता हूँ और हम क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब आपने क्या सीखा कि सबसे पहले मैं क्वांटिटी शेड्यूल पूरा करूँगा, और फिर मैंने आपसे ये कहा है कि ये जो लास्ट वाले 2 पोर्शन हैं इसके बाद इनको फिल करेंगे, और बाद में यहाँ पर ये जो सेकंड और थर्ड है ये बाद में फिल होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में अब यहाँ पर सबसे पहले उसने डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू दी हुई है, एफओएच की वैल्यू दी हुई है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम क्वांटिटी शेड्यूल इसलिए बनाना पहले स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। उसके लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। आपने परफॉर्मर में चेक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड या रिसीव। तो स्टार्टेड भी लिखा हो सकता है और रिसीव भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे चूँकि पहला वर्ड हमें स्टार्टेड मिल गया है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, और वो आपके पास हैं 25,000 यूनिट्स। आप यहाँ पर आएँ और सबसे पहले 25,000 राइट वाली साइड पर आपने पुट कर देना है। तो फर्स्ट इनिशियल आपके पास आ गई 25,000। अब बाकी ये सब चीज़ें हमें फिल करनी है, वो हमें क्वेश्चन की डिटेल बताएगी। वापस क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ पर वो सेकंड डिस्कशन कर रहा है कि यूनिट्स ट्रांसफ़र्ड हो गए हैं टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। आप ज़रा गौर से मुझे बताएं ट्रांसफ़र कब होते हैं? जब वो कंप्लीट हो जाते हैं। हम परफॉर्मे में वापस जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट कंप्लीटेड या ट्रांसफर्ड आउट। कंप्लीट का वर्ड भी यूज़ हो सकता है और ट्रांसफर्ड आउट का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। हमारे क्वेश्चन के अंदर उसने जो वर्ड यूज़ किए हैं वो ट्रांसफर्ड आउट के लिए यूज़ किए हैं, ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट से कमोडिटीज़ ट्रांसफ़र होकर आउट हो रही हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड चीज़ हमें मिल गई है, वो 20,000 यूनिट्स हैं। आपने इसको लेफ़्ट वाले कॉलम में 20,000 को फिल कर दें। अच्छा जी, अब आप यहाँ से जज करें। मैंने आपको परफॉर्मेंस समझाते वक्त कहा था कि जो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, इसका मतलब है कि टोटल आपको 25,000 यूनिट्स यू हैव रिसीव्ड एंड यू हैव मेंशन्ड एज इफ 20,000 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। यहाँ पर अभी 20,000 कंप्लीट हो, तो बाकी 5,000 किधर गए, उनके बारे में हम लाइन नेक्स्ट देखते हैं, क्या उनके बारे में कुछ डिस्कशन हुई है। और नेक्स्ट लाइन के अंदर अब आपसे वो बात कर रहा है कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। यहाँ से आप जज करें यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, और हमारे क्वेश्चन में जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट एलिमेंट है, वो भी स्टिल इन प्रोसेस है। मगर आपने गौर किया कि यहाँ पर यूनिट स्टिल इन प्रोसेस के बारे में उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, और फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब वापस परफॉर्मे के अंदर आएँ। क्वेश्चन के अंदर यहाँ यूनिट लॉस था, नॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस था, जो क्वेश्चन में डिस्कस ही नहीं हुआ, और वो सिर्फ बात कर रहा है कि यूनिट इन प्रोसेस। इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से ज्यूम कर लेंगे, और ये ऑथेंटिक अजम्पशन है, गलत नहीं है। टोटल 25,000 यूनिट्स आपने रिसीव किए, 20,000 कंप्लीट हो गए, तो ऑब्वियसली जो बाकी हैं वो इन प्रोसेस हैं। आप उनको 5,000 पुट करें और हमारा टारगेट अचीव हो गया कि दोनों साइड्स हमारी 25,000 ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ओके, अब इनकी कंप्लीशन के बाद मैंने आपसे जैसे रिक्वेस्ट की, ये डिपार्टमेंट अभी नहीं छेड़ना, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आप पहले इस तरफ आएँ, चूँकि आपने क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट कर लिया हुआ है और आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट को कंप्लीट करने के लिए वो पूरी हो गई है, तो फिर यहाँ पर हम इसको फिल करना शुरू कर देते हैं। जो इक्विवेलेंट ऑफ एम है, यानी इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, ये कैसे निकलेगा उसके लिए आप यहाँ पढ़ें। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स कितने। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आपको यहाँ लिखा हुआ है यूनिट्स कंप्लीटेड, तो ये 100% कंप्लीटेड यूनिट है, यानी कि 20,000। इस जगह पर आप फिल कर दें सबसे पहले कि 20,000 आपके पास यूनिट्स हैं जो 100% कंप्लीटेड हो गए। क्वेश्चन में शक्ल के हिसाब से आपने समझते जाना है। अब उसके आगे लिखा हुआ है प्लस, तो आप भी डाल दें प्लस। फिर उसके आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। आप क्वेश्चन में वापस जाएं और यहाँ देखें वर्क इन प्रोसेस, जिस लाइन में लिखा हुआ है उसके आगे 5,000 लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस के आगे ब्रैकेट में 5,000 पोस्ट कर दें।
और उसके आगे वर्किंग प्रोसेस के आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। ये क्या चीज़ होती है, उसके लिए आप क्वेश्चन में वापस आएँ। यहाँ पर देखें डिस्कस जहाँ हो रहा है स्टिल इन प्रोसेस, वो ये है। इसके आगे लिखा हुआ है कि वो 50% कम्प्लीटेड है। इसको आप पहचान लें, चूँकि आप पहली दफ़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको आज सिर्फ पहचानना आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर 50% कम्प्लीट लिखा हुआ है, यही परसेंटेज कम्प्लीशन है जो वहाँ लगेगी। और आगे लिखा हुआ है कि ये है डायरेक्ट मटेरियल के साथ, यानी कि जो 50% रेट आपको बता रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल का है। और हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब आपने जो लिखा हुआ है वो क्या है, 20,000। ऊपर रेड में आप चेक करें 100% कम्प्लीटेड 20,000 है। वर्क इन प्रोसेस हमने पहले पहचान लिया, वो 5,000 है और उसको परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना है। पीछे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मटेरियल की जो परसेंटेज है वो 50% है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल। 50% का मतलब है 50/100 और 50/100 का मतलब है 0.5। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से। यहाँ रुक के अच्छी तरह समझें कि हमने क्या प्रोसीजर किया है। ओके, तो आपके पास अब जो फाइनल आंसर आ रहा है वो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल का आंसर आ गया और वो अमाउंट आपके पास है 22,500 जो आपने कैलकुलेट की। इसको हम सेंटर में कर देते हैं, बोल्ड करके आंसर लिख देते हैं। ये पहला आंसर है जो आपने कैलकुलेट किया। देखें नीचे यहाँ ब्लू में इसकी कैलकुलेशंस भी आ रही हैं, वो भी आप चेक करें, ये डाउन हो रही हैं। यहाँ नीचे चेक करें हमने क्या किया और ऊपर हमने उस फार्मूले को भी कैसे कंप्लीट किया। फार्मूले में लिखा हुआ था 100% कम्प्लीटेड यूनिट्स। आप क्वेश्चन में गए, यहाँ पे आपको नज़र आए कम्प्लीटेड यूनिट्स वो 20,000 थे, तो आपने 100% कम्प्लीटेड यूनिट्स की जगह पर नीचे देखें 20,000 पुट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर था वर्क इन प्रोसेस, तो आप क्वेश्चन में गए, वहाँ वर्क इन प्रोसेस 5,000 आपने चेक किया जो क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ था, वही वर्क इन प्रोसेस आपने यहाँ पुट कर दिया। और आगे परसेंटेज कंप्लीशन लिखी हुई है, तो क्वेश्चन में गए और वहाँ पर 50% आपको दिया हुआ था डायरेक्ट मटेरियल की परसेंटेज। 50/100 का मतलब है 0.5, वो आपने यहाँ 0.5 से इसको मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ गया 22,500। ये किसका है, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल का। अब इस तरह से आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी पूरा करना है। उसके लिए कुछ चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है कि 100% कम्प्लीटेड यूनिट्स, वो आपको ऊपर से ही पता चल गया हुआ है कि वो 20,000 है। उनमें आपने करना है प्लस, और वर्क इन प्रोसेस 5,000 है। इसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से, लेकिन देखते हैं कि लेबर की क्या परसेंटेज है। यहाँ वापस आएँ और आपने क्या गौर किया, ये जो 50% था विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल था, ये डायरेक्ट मटेरियल की परसेंटेज थी। और आगे एक और परसेंटेज डिस्कस हो रही है जो कि 25% है, और वो किससे रिलेटेड है, वो कन्वर्जन कॉस्ट। अब आपको CGS याद होना चाहिए, CGS में हमने डिस्कस किया था लेबर और FOH, इनको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब लेबर और FOH की जो परसेंटेज है वो दोनों के लिए 25% उसने डिस्कस कर ली, यानी लेबर में काम करेंगे तो भी 25% और अगर FOH के लिए काम करेंगे तो भी 25%। अब आप क्वेश्चन में वापस आएँ, चूँकि आप ये काम जो कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है, सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, और उसके लिए परसेंटेज है 25%। 25% का मतलब है 25 को 100 पे डिवाइड करना है, उसका दूसरा मतलब है 0.25 आपके पास आ गया। इसको गौर से देख लें, 20,000 100% कम्प्लीटेड प्लस फार्मूले का वर्क इन प्रोसेस 5,000 और बुक में परसेंटेज कंप्लीशन दी 0.25, मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। सेंटर करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ये दूसरा आंसर आपने निकाल लिया, ये इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है। अच्छा जी, उसके बाद आप इक्विवेलेंट ऑफ FOH निकालते हैं। इसके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स वो कितने थे, क्वेश्चन में दिए हुए हैं 20,000 कम्प्लीटेड, आगे फार्मूले का प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, वर्क इन प्रोसेस 5,000 है, और पीछे हमने कहा कि जो लेबर और FOH यानी कन्वर्टेड लेबर और FOH दोनों की परसेंटेज सेम है, यानी 25%। 25 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.25, तो 0.25 आप यहाँ पर लगा दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो उसका आंसर आपके पास भी आ गया। अच्छा, अब आप गौर करें कि जो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर का आंसर है और इक्विवेलेंट ऑफ FOH का आंसर है, दोनों सेम है।
तो डजेंट मैटर, ये आम तौर पे ऐसा भी हो जाएगा कि इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और इक्विवेलेंट ऑफ एफएच तीनों के आंसर सेम होंगे। तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। अब मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट ये हमने पहले कंप्लीट करनी है। अच्छा, लेकिन इससे पहले आपने थोड़ी जान पहचान करनी है। इनके सामने साइन लगे हुए स्मॉल MLF। जब ये आंसर हम निकाल लेंगे तो हमने यही आंसर यहाँ पर पुट करने हैं, स्मॉल MLF यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो मैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्मॉल m, स्मॉल l, स्मॉल f यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फार्मूले में आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल M ओवर इक्विवेलेंट ऑफ M। अब कैपिटल M क्या चीज़ है वो आप इधर आएँ फार्मूले में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये मटेरियल की जो कॉस्ट है, जो टोटल मटेरियल की कॉस्ट है उसको आपने कैपिटल M बनाना है। इसके लिए आपको क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं पहले, या फिर डायरेक्ट पहले सिर्फ यहाँ पर लिखें और वहाँ पर बाद में फिल कर दें। हम दोनों काम इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं। अब कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल F ये क्या चीज़ें हैं, ये टोटल मटेरियल कॉस्ट है, टोटल लेबर कॉस्ट है, टोटल FOH कॉस्ट है। उसमें आप क्वेश्चन में आ जाएं। यहाँ देखें आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है, ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है और ये FOH की कॉस्ट है। यही कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल F है। आप यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट देखें 51750 है, इधर आए और यहाँ पर M की जगह पर आप उसकी कॉस्ट लिख दें 51750 यहाँ पुट कर दें। और जो कैपिटल M है वो यहाँ पर साथ में आप निशानी के तौर पे रख दें कि ये कैपिटल M की कॉस्ट आपने यहाँ लिखी है और वो 51750। अब लेबर की कॉस्ट देखते हैं। सेकंड आपने यहाँ देखा है कि सेकंड अमाउंट डायरेक्ट लेबर की है और वो सेकंड अमाउंट है 40,375, वो यहाँ पुट कर दें। अमाउंट है 40,375 और आपने याद रखना है, इसलिए आप यहाँ भी साथ में लिख रहे हैं कि इसके लिए हम एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट देखनी है। तो यहाँ वापस आएँ और जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो फैक्ट्री ओवरहेड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। और तीसरे नंबर पे जो कॉस्ट है वो 29,750 है। आप यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दें 29,750 और FOH के लिए आप सिंबलाइज कर दें कि हमने यहाँ पर F, कैपिटल F समझा हुआ है। अब तीनों जो ये कॉस्ट लिखी हैं इस वक्त ये काम की नहीं है, मैंने सिर्फ निशानी के तौर पे इनको लिख दिया। आपका अब फार्मूला जो रिक्वायर कर रहा है वो यहाँ चेक करें, कैपिटल M, और ये आपने कैपिटल M की अमाउंट बुक से देखी और इसको आपने डिवाइड करना इक्विवेलेंट ऑफ M पे और इक्विवेलेंट ऑफ M यहाँ पर कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू हमने निकाल ली हुई है। अब सिंपल हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है और वो कैसे पुट करनी है, आपने काम सिंपल ये करना है, पहले कैपिटल M की वैल्यू देखें। कैपिटल M की वैल्यू है 51750, वही आप इस फार्मूले में पुट करें। अमाउंट है 51750 और इसको आपने डिवाइड करना है इक्विवेलेंट पे और ऊपर देखें इक्विवेलेंट स्केड्यूल का आंसर 22,500 वो लिखा हुआ है। तो यूँ आपने ये वाले फार्मूले का आंसर इस तरह से लिखना है। थोड़ी स्पेस बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए। अब देखें यहाँ हमने क्या किया है, 51750 कैपिटल M था वो बुक में दिया हुआ और इक्विवेलेंट हमने यहाँ पर 22,500 सबसे ऊपर देखें वो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आपने निकाला हुआ है। यहाँ पर ये काम आपने करना है डिवीजन का। अब इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम साथ में। ओके जी, ये आपको नज़र आ रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल जिसका हमने स्मॉल m इसका सिंबल रखा हुआ है, उसमें आपने कैपिटल M यानी मटेरियल कॉस्ट को इक्विवेलेंट पे डिवाइड करना था
और 51750 यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट गिवन थी बुक के अंदर, उसको आपने पिक किया और डिवाइड आपने किया 22,500। ये कहाँ से आया? ये इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल से आपने ख़ुद कैलकुलेट किया 22,500। इसको दिमाग में रखें। अब हम यहाँ पर इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसे कंप्लीट करते हैं। क्या किया हमने? 51750 इसको आपने डिवाइड किया 22500। इस तरह से पर यूनिट कॉस्ट पहली हमारी आ गई स्मॉल एम। अब आप चाहें तो इसी वक्त इसको वहाँ पर लिख सकते हैं, जो ये आपने जगह फ़िक्स की हुई है स्मॉल एम की। तो आपका आंसर है 2.3। वही आंसर आपने यहाँ पर फिट कर देना है, यानी कि आपका जो आंसर यहाँ आया है उस आंसर को आपने यहाँ स्मॉल एम की जगह पे लिख देना है। आगे स्मॉल एल है और उसकी भी कैलकुलेशन आपने वैसे ही करनी है, और उसके लिए आपको पहले कैपिटल एल की अमाउंट चाहिए थी, और यहाँ चेक करें ये कैपिटल एल है और उसके सामने अमाउंट है 40,375, और यही अमाउंट आपको इधर चाहिए। तो लिखना आप शुरू करें 40,375 और इसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ एल पे। और ये ऊपर सेकंड नंबर पे आप देखें 21250 आपको नज़र आ रहा है, ये हमने इक्विवेलेंट की अमाउंट कैलकुलेट की हुई है। थोड़ा सा इसके अंदर डिस्टेंस दे देते हैं ताकि क्लैरिटी के साथ नज़र आए। ओके, देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक आपने इक्विवेलेंट स्केड्यूल में अमाउंट ले रहे हैं और दूसरी अमाउंट्स यहाँ से आप पिक करें जो बुक में दी हुई है। ये इक्विवेलेंट ऑफ स्केड्यूल आपने कैलकुलेट किया है, तो आप यहाँ से कैपिटल एम की आपने अमाउंट ली और यहाँ से इक्विवेलेंट की अमाउंट लेकर आपने यहाँ डिवाइड कर दिया। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, यहाँ पर लेबर की अमाउंट दी हुई है टोटल 40,000 और इसको डिवाइड कर दिया इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पर। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर एफ़ की अमाउंट दी हुई है, आपने इक्विवेलेंट ऑफ एफ़ की अमाउंट पर डिवाइड करना है, वो पहले हम लिख लेते हैं। तो आपने पहला काम ये करना है, एफ़ यानी जो कैपिटल एफ़ है वो एफ एच की टोटल कॉस्ट है, वो यहाँ आपको नज़र आ रही है, वो है 29750। तो पहले लिखते हुए यहाँ पर आप पोस्ट करें 29750, यही है। ओके, और इसको डिवाइड आपने करना है इक्विवेलेंट ऑफ एफ एच पे, वो ऊपर थर्ड नंबर पे देखें 21250, वो हमने इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया हुआ है। आप इसको डिवाइड कर दें 21250 पर। इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में डालें, और नेक्स्ट आपने इधर कैलकुलेशंस भी शो करनी है मैथमेटिकल फॉर्मेट में। तो आपने सेकंड क्या किया, 40,375 को डिवाइड किया 21,250 पे, और उसके बाद आपने कैलकुलेट किया 29,750 को डिवाइड किया है 21,250 पे। इस तरह से आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया। ये पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास टोटल होगी, और यही जो पर यूनिट कॉस्ट है आपने, मैंने कहा था कि जब तक ये वाले दो परफॉर्मेंस पूरे नहीं होंगे तब तक कोई चीज़ वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगी। तो आपने अब ये तीन चीज़ें यानी स्मॉल एम, स्मॉल एल और स्मॉल एफ़ वो आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कि पर यूनिट मटेरियल है, पर यूनिट लेबर है और पर यूनिट एफ एच है। यही वाली जो कॉस्ट है, जैसे आपने मटेरियल की पुट कर दी है, ऐसे ही आप लेबर की यहाँ पुट कर दें, और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट आई हुई है 1.9, उसे फिल किया। ऐसे ही यहाँ पर एफ एच की कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट फिल करें, और पर यूनिट कॉस्ट वो 1.4 आई हुई है, उसको फिल कर दिया। अच्छा जी, यहाँ हमने जो फिलिंग है दो तरीके से हमने पूरी कर ली, यानी दो साइड्स पूरी हो गई हैं। इसमें ये रहता है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और इनका टोटल करना भी बाकी है, और नॉर्मल लॉस। अच्छा, अब आप देखें क्वेश्चन के अंदर तो नॉर्मल लॉस है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये तो यहाँ रेज हो जाएगा। और दूसरी बात, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है। ये डिपार्टमेंट जो है ये चूँकि फर्स्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ वापस आएँ, ये सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो जाहिर है कि इसका कोई प्रीवियस डिपार्टमेंट है ही नहीं। अगर प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है तो जो ये नेक्स्ट टू अमाउंट्स लिखी हुई हैं ये भी नहीं होंगी, तो इनको भी आप छोड़ दें। अब आपने ये देखा कि आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैंने क्या बोला आपको, नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में नहीं है,
वो आपने क्वांटिटी शेड्यूल में पहले ही डिसाइड कर लिया कि यहाँ नॉर्मल लॉस नहीं है, आपकी वैल्यूज़ वैसे ही इक्वल हो गई हुई हैं। अगर नॉर्मल लॉस नहीं है तो ये यहाँ पर एनएल की कैलकुलेशन नहीं होगी। और दूसरा, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो इसका प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर ये भी नहीं होगा। अब एक्चुअली ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये कंप्लीट हो गया हमारा, इनका सिर्फ अब आपने टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए इधर आपके पास 3 अमाउंट्स हैं उनको आपने सम करना है, चाहे तीनों अमाउंट्स अलग-अलग कर लें। वो कौन सी अमाउंट है? 51750, फिर 40375 और फिर 29,750। ये 3 अमाउंट्स को आपने सम करना था, सम कर लिया और आंसर निकाल लिया 1,21,875। इस तरह से इस साइड का भी आप टोटल कर लें। यहाँ पर पहली अमाउंट जो सम करनी है वो है 2.3, उसके आगे 1.9, उसके आगे 1.4, इसको भी आपने टोटल कर लिया, तो इस साइड का भी टोटल आपके पास आ गया। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली ये 2 आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे, एक टोटल कॉस्ट का और एक पर यूनिट कॉस्ट का। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा आंसर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में आप जाएं तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट अवेलेबल है, जो कि हमने कैलकुलेट अभी कर लिया। वहाँ पर यूनिट कॉस्ट 5.6 आई हुई है। इधर वापस चलते हैं तो हमारा आंसर भी यहाँ पर 5.6 है, वो आप यहाँ पर जज कर लें। हमारा पर यूनिट कॉस्ट भी 5.6 आ गया। ओके जी, अभी भी हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हमारा जो ये इधर वाला परफॉर्म है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने इसको कंप्लीट करना है और मैजिक आपके सामने क्या होगा, जो इसका टोटल का आंसर है वो वही टोटल का आंसर होगा जो इधर है। तो पेपर में नॉर्मली 90% आपको पता होता है कि आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया। अब इस तरफ आ जाएं और यहाँ पर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सबसे पहले है कंप्लीटेड यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय टी। इधर आपने ये जो आंसर निकाला हुआ है ये स्मॉल टी था और वही टी अब आपने यूज़ करना है। फार्मूले में आए, यहाँ पर लिखा कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी, और टी मैंने आपको 2-3 दफ़ा बताया, ये जो हाईलाइट हुआ है ये पर यूनिट टोटल कॉस्ट है, उसको आप पिक करें। कंप्लीटेड यूनिट्स कहाँ से लेंगे, वो ये आपने पहले ही डिसाइड किया हुआ है 20,000 है। यहाँ पर आप वैल्यूज़ लिखना शुरू करें। हम पहले इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहले मैं एक स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखूंगा। 20,000 यूनिट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किससे करना है? स्मॉल टी से। लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करना है। वो आपने यहाँ कैलकुलेट करके 5.6 ये निकाली हुई है, तो 5.6 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, वो लिख लें। और मल्टीप्लाई के लिए साइन मैं उधार ये एक्स वाला यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और 5.6 इसकी टोटल पर यूनिट कॉस्ट है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। और पहले इसको गौर से देखें हमने क्या किया। यहाँ पर आपको कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए थे, जो आपको नज़र आ रहा है 20,000 है, और मल्टीप्लाई स्मॉल टी से करना था। स्मॉल टी ये कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, और फाइनली आपने इस अमाउंट को यहाँ पे लिख देना है। और ये चूँकि हमने सपोज करके लिखा हुआ था, अब इसकी अमाउंट हम यहाँ से कैलकुलेट भी कर लेते हैं। और क्या करना है, 20,000 टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स थे और इनको मल्टीप्लाई करना है 5.6 से, जो पर यूनिट टोटल कॉस्ट है। पहली अमाउंट हमने यहाँ कैलकुलेट करके लिख ली। मैंने आपको क्या बोला है, जब सारी अमाउंट लिख लेंगे ये वाला टोटल और ये वाला टोटल आपका इक्वलाइज्ड होगा। और इसको अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल आर, वो है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। वो आपको यहाँ मैंने कहा कि चूँकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट का तो प्रीवियस डिपार्टमेंट होता नहीं है, तो स्मॉल आर है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब है कि ये वाला कॉलम एज इट इज़ खाली रहेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखना, यानी कि प्रीवियस डिपार्टमेंट है नहीं, तो आप ज़ीरो यहाँ पर लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट आपने काम करना है वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी स्मॉल एम। और वो कैसे निकालना है, उसके लिए वर्क इन प्रोसेस में जाएं। तो वर्क इन प्रोसेस आपने देखें यहाँ फाइंड आउट कर लिया था, यहाँ नज़र आ रहा है 5,000, ये वर्क इन प्रोसेस है। तो वापस इधर आएँ और वर्क इन प्रोसेस आप लिखें पहले 5,000। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको स्मॉल एम से, और स्मॉल एम आप यहाँ पर निकाल चुके हुए हैं।
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर ये स्मॉल m कैलकुलेट करके 2.3 यहाँ पे भी और 2.3 यहाँ भी आप लिख चुके हुए हैं। उसी 2.3 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ओके, और ब्रैकेट बंद कर दें। दोबारा देखें, यहाँ पर ये वर्क इन प्रोसेस था, 5000 क्वांटिटी शेड्यूल में लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, वो ये आपको नज़र आ रहा होगा। और मल्टीप्लाई करना स्मॉल m से, और ये स्मॉल m 2.3 यहाँ पे भी कैलकुलेट करके लिखा है और 2.3 यहाँ पर भी कैलकुलेट करके हमें लिखा हुआ है, बस मल्टीप्लाई करना है उसको। और फिर इसकी जो ओरिजिनल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी हमने साथ में करनी है। इस तरफ आएँ और इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर दें। यानी हमने क्या करना है, 5000 आपके पास वर्क इन प्रोसेस है और 2.3 उनकी कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई बाय 2.3। अच्छा जी, अब यहाँ पर रुक के आपने थोड़ी सी बात और समझनी है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज कंप्लीशन दी हुई है तो तब आपने यहाँ पर उससे भी मल्टीप्लाई करना है और उसको आप ऐसे परसेंटेज लिख दें और साथ में कंप्लीशन का वर्ड डाल दें, परसेंटेज कंप्लीशन, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज कंप्लीशन दी हुई है मटेरियल की? ये अब जो हम काम कर रहे हैं वो मटेरियल क्या है, स्मॉल m होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो क्या हमारे क्वेश्चन में मटेरियल की परसेंटेज दी हुई है? हम क्वेश्चन में वापस जाते हैं और आपको पहले ही मैं डिस्कस करके बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये 50% परसेंटेज कंप्लीशन मटेरियल की दी हुई थी। वही परसेंटेज आपने क्वेश्चन में भी साथ में लिख देनी है। और वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m और फिर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, और वो परसेंटेज 50% है। 50% को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। और वही कैलकुलेशन में आप यहाँ पर भी शामिल कर दें, मल्टीप्लाई बाय 0.5। ऐसे हमारी ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। देखें, 5000 वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल और मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी ये परसेंटेज है 50%। कैलकुलेट करके आप अमाउंट यहाँ पोस्ट कर दें। ऐसे ही अब हमने लेबर का लेना है। क्या लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन दी हुई है? तो यस, उसकी भी परसेंटेज दी हुई है। तो आप साथ में यहाँ मेंशन करेंगे परसेंटेज कंप्लीशन भी लिखनी है। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है, सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, वो आपको पता है 5000 है, काफ़ी दफ़ा आप डिस्कस हो गया है, हमने उसको क्वांटिटी शेड्यूल में लिखा हुआ है। वर्क इन प्रोसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है स्मॉल l से, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर से। और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने दो जगह पे लिख चुके हैं, एक ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है और एक ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है जो आपने खुद कैलकुलेट की है। वही पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने यहाँ पर पोस्ट कर देनी है। वो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1.9। वो आप यहाँ देखें 1.9 लेबर का, और इस इधर भी सेकंड लाइन में आपने 1.9 पहले से निकाला हुआ है। बस आपने उसी अमाउंट को पिक करना है। और क्या लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन है? तो यस, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि 25% जो है वो दोनों के लिए, यानी कन्वर्टेड के लिए, कन्वर्टेड लेबर और एफएच को बोलते हैं, तो 25% उसकी परसेंटेज है। 25% का मतलब है 25 को 100 पे डिवाइड करना है, यानी कि 0.25 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट क्लोज करें। ओके, ये मैंने लिखा भी इसलिए ताकि आपको याद रहे कि हम क्या मैथमेटिकल पोर्शन में करेंगे। वही चीज़ अब इसकी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने वहाँ आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, क्या करना है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.9 और मल्टीप्लाई बाय 0.25, और उसकी भी अमाउंट कैलकुलेट करके आप यहाँ लिख दें। सेम इसी तरह से आपने एफ के लिए लिखना है। और फिर मुझे बताएं कि क्या एफ की भी परसेंटेज कंप्लीशन है? तो यस, उसकी भी है। तो साथ में आप मेंशन कर देंगे परसेंटेज कंप्लीशन एफ की भी है। यहाँ पर सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस वो 5000 है, तो अमाउंट आप लिख दें 5000। 5000 के आगे आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल f, और वो स्मॉल f आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। यहाँ पे आप चेक करें, ये स्मॉल f कैलकुलेट किया 1.4। वही अमाउंट आपने यहाँ पर पुट करनी है स्मॉल f की, और स्मॉल f 1.4 है।
1.4 आप यहाँ वैल्यू पुट करें और उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई किससे करना है, परसेंटेज कंप्लीशन से। और वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जो कन्वर्टेड कॉस्ट होती है वो लेबर और एफएच होती है, और उसके लिए उन्होंने यहाँ पे परसेंटेज बताई हुई है जो 25% है, यानी लेबर के लिए भी 25% और एफएच के लिए भी 25%। वही परसेंटेज आपने यहाँ लिखनी है। 25% का मतलब 25 को 100 पे डिवाइड किया और उसका मतलब है 0.25 ब्रैकेट क्लोज करें। अब जो काम आपने इधर किया है वही काम आपने मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी करना है, और मैं ये काम इधर क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने किसको मल्टीप्लाई करके ये वाली अमाउंट जब निकाली, तो आपको इधर देखें तो आपको याद आ जाएगा कि हमने इस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया। ओके, अब इधर आप इसका एफ का भी मैथमेटिकल पोर्शन कंप्लीट करें, और वो क्या करना है, 5000 उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.4 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, तो उसका आंसर भी आप यहाँ पोस्ट कर दें। अच्छा जी, अब जब आप इसको टोटल करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, ये वाला टोटल और लेफ़्ट वाले पेज का लास्ट टोटल ये आपस में बराबर होते हैं, और इसका आंसर ना भी दिया हो तो आपको क्वेश्चन में खुद ही पता चल जाएगा कि आपने ठीक किया या गलत किया। अब इसको हम सम करने लगे हैं। जो पूरा कॉलम है उस पूरे कॉलम को हमने सम करना है। इसमें सबसे पहले 112 फिर 5750, फिर 2375 और फिर 1750, इन सब को आपने सम करना है। तो आपके पास एक आंसर आया, वो है 121875। और मैंने क्या बोला, ये राइट वाले पेज का जो आंसर है ये लेफ़्ट वाले पेज का सबसे आखिरी आंसर उससे मैच करेगा अपने आप। तो यहाँ पर ये आंसर निकला 121875। अब इधर वाले आंसर को आप चेक करें, वो भी 121875 है। लें जी, 5.6 हमारा आंसर पीछे से मैच हो गया, और दूसरी बात 121875 हमारा इधर से भी मैच हो गया। जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, इधर वाला जो टोटल है, जो राइट पेज का सबसे ऊपर वाला आंसर है वो लेफ़्ट पेज के सबसे नीचे वाले आंसर को इक्वलाइज कर देगा। यूँ हमने ये सीपीआर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। आप यहाँ रुक के अच्छी तरह से इसको समझें। कोई प्रॉब्लम हो चाहे मुझे मेरे से डिस्कस करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, लेकिन आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जानी चाहिए। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और you can directly ask me. Thank you very much for your time. Hopefully we will meet for the solution of any next question. Until then, Allah Hafiz.